ऑफ हेनले का कुछ हिस्सा। और मेडुला में क्या मिलता है, मेडुला में सॉरी कलेक्टिंग डक्ट का, मेडुला में क्या मिलेगा, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा। ठीक है, ये सबको पता है। यहां पर किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सब पता है। एक्टिव है कि पैसिव, एक्टिव। ठीक है, 80% फिल्ट्रेट, लगभग 70 से 80 या 60 से 70 जो भी दिया बुक में, जहां रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इस वाली आर्म को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब। ये किस चीज के लिए परमेबल है, वाटर। यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब से क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है, सोडियम या सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है, डीसीटी से क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर भी होता है और आपका NaCl, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब जरूरत पड़ने पर, क्योंकि एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन की मदद से एब्जॉर्ब किए जाएंगे। एल्डोस्टेरोन सोडियम क्लोराइड को भी रीअब्जॉर्ब कराता है, साथ में वाटर पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन एडीएच जो है वो केवल और केवल वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है बताइए, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रीअब्जॉर्ब की जाती है, बुक में लिखा गया यूरिया। और क्या चीज रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, यहां से वाटर। NaCl नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट से NaCl का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वाटर, ये जो ADH कहां कहां काम करता है बताइए, ADH यहां और कहीं, यहां भी। देखिए वाटर यहां पर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन यहां ADH काम नहीं करेगा। वाटर 3 जगह रीअब्जॉर्ब होता है, 4 जगह, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 4 जगह। लेकिन ADH जब काम करेगा तो DCT पर काम करेगा और CD पर काम करेगा। नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा, ADH रीअब्जॉर्ब कराएगा, रीअब्जॉर्ब वाटर एंड DCT में एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों में। ज्यादा कहां होगा, DCT में। और एल्डोस्टेरोन केवल काम करेगा कहां, CD पर, यहां DCT पर। क्या चीज रीअब्जॉर्ब कराएगा, सोडियम क्लोराइड। दोनों दिया है, दोनों सही होगा, क्योंकि वाटर को भी तो कराता है। वाटर तो बाद में चला जाएगा, मेनली वो NaCl को खींचता है। ठीक है, साथ में जाता है। यहां तक ये समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान समझिएगा इसको। काउंटर करंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो धाराएं बह रही हैं, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा बगल में, वो है काउंटर करंट। तो आपकी किडनी के अंदर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेट। कब हो जाता है, जब आप वाटर कम पीते हैं तब। ठीक है, या ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, घटती या बढ़ती है बताइए, जब घटती है तब, सॉरी जब बढ़ती है। जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब पानी कम हो गया ब्लड में। समझ में आ रहा है। ठीक, देखिए सबको हटा दे रहे, एक अच्छा सा डायग्राम यहां समझ लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता, देखिए नोट कर लीजिएगा। काउंटर करंट आपको नेफ्रॉन में कहां कहां देखने को मिलता आता है, 3 जगह पर काउंटर करंट देखने को मिलेगा, 3 जगह पर। बुक ने 2 लिखा है, केवल टोटल 3 है। देखिए आपके पास ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है ना। ये कौन सा आर्म, डिसेंडिंग। ये कौन सा आर्म, असेंडिंग। जहां पर फिल्ट्रेट कहां जाएगा, नीचे। यहाँ फिल्ट्रेट कहां जाएगा, ऊपर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। है काउंटर करंट, दिख रहा है, दिख रहा ना, 2 धाराएं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक काउंटर करंट देखने को मिलता है आपको, लिखेंगे बिटवीन बोथ आर्म, जितने भी लिम्स हैं, बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो एक काउंटर करंट आपको लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। आ रहा है। दूसरा काउंटर करंट बताइए, दूसरा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में क्या चलता है, वासा रेक्टा। ये देखिए वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में भी कितनी आर्म, 2। ये वाली आर्म असेंडिंग की डिसेंडिंग, ये असेंडिंग है, क्योंकि वासा रेक्टा जब आएगा, मैंने पहले बता चुका हूं,
ये वासा रेक्टा इधर से ऐसे आता है और फिर यहाँ ऊपर चलता है, समझ में आ रहा है? ऐसे होके इसके बगल से पहले नहीं आएगा, आएगा इधर से और जाएगा इसके बगल से। तो ये वाली आर्म हो जाती है डिसेंडिंग और ये हो जाती है असेंडिंग। तो यहां पर भी वासा रेक्टा में दो ब्लड, इसमें ब्लड नीचे जा रहा है, इसमें ब्लड ऊपर, मतलब ऐसे काउंटर करंट कर रहा है। दूसरा है बिटवीन लूप ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा की जो दो लूप हैं उनके बीच में काउंटर करंट मिलेगा, ठीक है। और तीसरा कहां मिलेगा? बिटवीन द, ये देखिए यहां पर अगर गौर करिए लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा में भी तो देखने को मिल रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, इसमें फिल्ट्रेट जाएगा, इसमें ब्लड रहेगा, लेकिन है तो अपोजिट डायरेक्शन ना। हाँ, तो तीसरा है बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, ये क्वेश्चन मिलेगा। तो तीन जगह आपको काउंटर करंट देखने को मिलती है। ठीक, आगे देख लीजिए इसके बाद। नहीं लिख पाते हैं जो लोग ना, अपने मित्र से फोटो मंगा लिया करिए, तो यहाँ से ले लीजिए और चाहे कह दीजिए फोटो भेज दे, इत्मीनान से घर जा करके लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? समझिए ध्यान से इसको। लिखने का काम जो फास्ट लिख लेते हैं वो लिखें, अदरवाइज जो नहीं लिख पाते हैं वो समझे ध्यान से। अब देखिए इसके बाद मैं आगे समझाने जा रहा हूँ, वो समझिए। काउंटर करंट, देखिए पूरा एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, इसको अच्छे से, इसी डायग्राम में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसी डायग्राम में मेरे साथ बनाते रहिए इसको बनाएंगे तभी काम चलेगा। और इसको थोड़ा सा बगल में बना, एक नेफ्रॉन, आगे क्या होगा यहाँ डीसीटी होगा, ठीक है, इस तरीके से। यहां से क्या आएगा? अफरेंट आर्टेरियोल, देखिए इसके बगल में ये है अफरेंट, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस, ये बगल में क्या आया? इफरेंट आया। अब मैं इसके चारों, देखिए ये जो आता है पहले इसके चारों तरफ लपटेगा, फिर इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके सबके चारों तरफ लपेट जाएगा, हो जाता है ना रैप। मैं समझाने के लिए आपको इसको डायरेक्ट यहां से दिखा रहा हूं कि ये जो है जब यहाँ, इसके बाद ये यहाँ आएगा, ऐसे इससे रैप करेगा, फिर यहां से कुछ ब्रांच निकलेगी, कुछ ब्रांच पहले यहां जाएंगी, फिर यहां से यूं। तो मैं इसको डायरेक्ट समझाने के लिए आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए ये आया, ये समझाने के लिए हो गया केवल, ठीक है। और या तो मैं देखिए इसको भी आप हटा दीजिए, डायरेक्ट जो समझना है वो आप देखिए, ये क्या है? ये वासा रेक्टा हम समझा रहे हैं, ये आपका वासा रेक्टा दिखा रहे हैं, ठीक है। सब जान रहे होंगे वासा रेक्टा यू शेप पार्ट है जो लूप ऑफ हेनले के जस्ट पैरेलल चलता है, ठीक। ये हो गया, इसको हटा दीजिए, भूल जाइए ऊपर वाला हिस्सा। देखिए यहां ब्लड आ रहा है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? अच्छा ये बाहर क्या होगा? ये बाहर का ये इलाका देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इसे क्या होगा? अगर कहें कि इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां से करेंगे। ऊपर का पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, और नीचे का पार्ट रहेगा मेडुला। थोड़ा फास्ट लिखिए, फास्ट समझिए, आगे हमको आगे बढ़ना जल्दी से इसमें, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला हो गया। ये जो ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है ये इंटरस्टिशियम, क्या है ये? इंटरस्टिशियम का मतलब समझते हैं, किडनी के अंदर बाकी जो एरिया नजर आता है, बाकी जितना एरिया होगा वो सब बोलते हैं इंटरस्टिशियम। उसमें जो लिक्विड भरा होगा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। तो आप यहाँ इंटरस्टिशियम लिख सकते हैं,
ठीक है, ये बाकी इतना ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है। यहाँ जो ब्लड आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये है ऑस्मोलैरिटी। ठीक, इसके भी पहले एक चीज जान लीजिए, ये बताइए, ये आपके पास गिलास में वाटर है और यहाँ पर मैंने NaCl रखा, नमक घोल रखा, इसमें क्या रखा है? नमक। ये है सोडियम आयन और बाहर क्या है? इसमें वाटर है। बताइए, अगर इसको आपको इसकी कंसंट्रेशन कम करनी है तो क्या करेंगे? इसमें से आप नमक का आपके पास विलयन है, सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम करनी है, सांद्रता डाइल्यूट करना है उसको, तो क्या करेंगे? इसमें दो ऑप्शन है, या तो पानी बढ़ा दीजिए, पतला हो जाएगा, जो नमक का घोल है वो क्या हो जाएगा? पतला, तो मतलब डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन घट गया, ठीक है। और या तो इसमें से सोडियम निकाल लीजिए। दो ही तरीके हैं, या तो पानी बढ़ाइए, पानी बढ़ाएंगे तो वाटर ज्यादा रहेगा, तो जितना वाटर बढ़ेगा उसके हिसाब से सोडियम कम पड़ता चला जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा। और या एक काम कर सकते हैं, अगर वाटर नहीं चेंज करना है तो सोडियम निकालते रहिए, जब सोडियम निकाल देंगे तो नमक निकलेगा, तो पानी पानी नजर आएगा, सुनना वो, तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सांद्रता घट जाएगी इसमें, फिर वो कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है ये? इसी यहाँ पे समझाएंगे, इसलिए हम बताया पानी बढ़ाने से डाइल्यूट होता है सॉल्यूशन, या सॉल्ट निकालने से या सॉल्यूट निकालने से भी होता है डाइल्यूट। आ रहा है ना? हाँ, ठीक। तो देखिए इसका 300, यहाँ पर जो लिक्विड आएगा बोमेन कैप्सूल में, उसकी सांद्रता कितनी रहेगी? 300। ध्यान रखिएगा, 300। अब मैं बार बार वही सब नहीं लिख रहा हूँ, मिली ऑस्मोल, 300 ऑस्मोलैरिटी रहेगी, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, ये ऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी किसकी है? ये ब्लड की है। यहाँ जो आएगा वो ब्लड रहेगा नहीं रहेगा, वो फिल्टरेट बोलेंगे। यहाँ जो कप में आता है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं आती है, वो ब्लड नहीं रहता है, वो फिल्टरेट होता है। ठीक, सब कुछ छन जाता है, क्या नहीं छनता बता दिया मैंने। आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं छनेगा, बड़ी प्रोटीन नहीं, बाकी सब आ जाएगा। इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी रहेगी? 300। इसके बाद जो पीसीटी आएगा, पीसीटी की ऑस्मोलैरिटी भी कितनी रहती है? 300। लेकिन क्वेश्चन ये समझना है, क्वेश्चन आता है कि पीसीटी इज आइसोटोनिक टू द ब्लड। जो पीसीटी में फिल्टरेट है, पीसीटी का जो फिल्टरेट है, फिल्टरेट, वो इज आइसोटोनिक टू ब्लड, मतलब ब्लड की सांद्रता 300 है, लेकिन पीसीटी की भी सांद्रता कितनी है? 300 है। आइसोटोनिक है ये। यहाँ जो फिल्टरेट रहेगा वो भी 300 वाला, और ब्लड जो ऊपर आ रहा है वो भी 300 वाला। ऐसा क्यों होता? जबकि यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से सोडियम खींचा जाता है, यहाँ से वाटर खींचा जाता है, सब कुछ खींचा जाता है, तो जब यहाँ से रीअब्जॉर्ब कराया जा रहा है तो ये सांद्रता घटती बढ़ती नहीं है क्या? बट नहीं, पानी निकाला, 80% तो वाटर यहीं से खींचा जाता है, पानी निकालेंगे यहाँ से तो इसका फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जानी चाहिए। अरे कहीं से पानी निकाल रहे हैं, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा हो रहे हैं, पानी कम पड़ रहा है, तो बढ़ना चाहिए ऑस्मोलैरिटी। नमक निकाल रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी घटनी चाहिए, लेकिन ये बराबर क्यों हो जाता है? इसलिए जितना NaCl निकालते हैं उतना वाटर भी निकालते हैं। हमने क्या कहा था? अगर किसी सॉल्यूशन को आपको क्या कर, देखिए ये सॉल्यूशन आपके पास, ध्यान सुनिएगा, इसमें से अगर आप पानी को निकाल लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? ये गाढ़ा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? ये, अरे पानी शरबत बनाया, शरबत को गर्म करो, पानी उड़ गया, सॉल्यूशन चाशनी बनता चला जाएगा, वो नहीं बनेगा, गाढ़ा होगा सॉल्यूशन ना पानी निकालने से, ठीक है। तो पानी निकालने से गाढ़ा हो रहा है, आप चाहते हैं वो बराबर बरकरार बना रहे, उतना ही पतला बना रहे, तो क्या करेंगे? जितना आपने पानी निकाला है उसी अमाउंट में नमक भी, चीनी भी निकाल लीजिए। भाई पानी निकालने से वो गाढ़ा हुआ तो चीनी निकाल देंगे तो पतला हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, उतना चीनी भी बाहर कर दो तो बराबर आ जाएगा। सेम यहाँ होता है, जितना सोडियम क्लोराइड बाहर खींचा जाता है उतना पानी भी तो खींचा जाता है। रीजन यही है, लिख लीजिएगा इसको, बिकॉज रीजन क्या है? रीजन NaCl and water
रीएब्जॉर्ब कराए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब इन सेम अमाउंट। बाकी से हमको मतलब ही नहीं है, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक। यही कारण है कि बदलता नहीं है। अब देखिए यहां तक हो गया है, धीरे धीरे समझते सब समझ में आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट यहाँ चल रहा है। अब ये जो आपका ये किडनी की नेफ्रॉन के बाहर का किडनी में अंदर जो बाकी जगह बसती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इसमें ऑस्मो जितना नीचे चलते चले जाएंगे। ये बताइए मेडुला में, अगर मैं कहूँ मेडुला में अंदर जा रहे हैं हम लोग, किडनी में आपने पढ़ा ना, ये किडनी ये क्या है, पिरामिड है ना, ये है ना। बाहर का एरिया क्या है, ये सब कॉर्टेक्स। अंदर का एरिया इसकी इस लाइन के अंदर सारा एरिया मेडुला है। बाहर से मेडुला में जितने अंदर तक चले जाएंगे, मेडुला में आप जितना अंदर घुसते चले जाएंगे उतना ही ऑस्मोलरिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब यहाँ से मेडुला स्टार्ट हो रहा है ना, अरे ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, ये मेडुला, जितना अंदर जाएंगे ऑस्मोलरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी, इंटरस्टिशियम की बढ़ेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये देखिए ये 300 मैंने जो लिखा है ये अंदर के मटेरियल का है। अंदर जो मटेरियल है बतिया लो, बाद में मिलेगा नहीं। ये 300 ऑस्मोलरिटी किसकी है, मटेरियल की है, फिल्ट्रेट की। हम बाहर का समझा रहे हैं। बाहर मेडुला में जाएगा 600, 900, 1200, ये बाहर है। जितना मेडुला में अंदर घुसेंगे उतना इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये ऐसा होता है। मतलब ऑस्मोलरिटी में ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है आपको। ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं, ग्रेडियंट अंतर 600, 900, 1200, ये ऑस्मोलरिटी में डिफरेंस है। तो मेडुला में जैसे अंदर बढ़ते चले जाएंगे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी और यहाँ पर आपको ग्रेडियंट नजर आएगा। यहाँ ग्रेडियंट नहीं होता है कॉर्टेक्स में, वहाँ सब 300 रहता है बाहर भी, यहाँ अंदर ग्रेडियंट है, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ से नीचे फिल्ट्रेट बढ़ रहा ना, कितना ऑस्मोलरिटी वाला फिल्ट्रेट है बताइए। इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी कितनी है जो यहाँ पर आएगा, 300 है ना। अरे ऊपर से 300 वाला ही तो चल रहा है, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ ना, कारण बता दिया, ये 300 वाला है। बाहर है 600 ऑस्मोलरिटी। तो बताइए बाहर ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, तो बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है यहाँ की कम है। अंदर के मुकाबले बताइएगा, अंदर 300 ऑस्मोलरिटी, बाहर 600, पानी कहाँ ज्यादा। जहां ऑस्मोलरिटी का मतलब सॉल्यूट से होता है, 600 मतलब ना सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ 300 में सॉल्यूट कम है। तो सॉल्यूट जहां कम रहते हैं वहां तो पानी ज्यादा रहता है, तो चीज ध्यान से रख लीजिए ना। तो अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, बाहर कम है। पानी हमेशा हाई से लो भागेगा, तुरंत यहाँ से वाटर निकलना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ से तुरंत वाटर क्या होगा, निकलेगा, H2O। ये देखिए H2O बाहर हो रहा है, ये H2O बाहर जा रहा है यहाँ से H2O। और ये एक्टिव की पैसिव, पानी हमेशा पैसिव से जाता, कभी एक्टिव से नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। यूरिया है, वाटर है, ये हमेशा पैसिव से जाएंगे बिना एनर्जी के। समझ में आया। यहां से जब पानी यहां निकलेगा बाहर जाएगा, तो कब तक ये बाहर जाएगा, जब तक ये 600 में ना आ जाए। इतना वाटर निकल जाएगा कि ये सॉल्यूशन, ये फिल्ट्रेट 600 वाला जब हो जाएगा गाढ़ा होकर के, तब तक वाटर निकलेगा। आ रहा समझ में ना, कब तक निकलेगा वाटर। अरे इक्विलिब्रियम जानते हैं ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा तब तक ये वाटर, जैसे 600 है 600 अंदर हो जाए तो रुक जाएगा। फिर ये फिल्ट्रेट 600 वाला हो गया ना, 600 वाला नीचे बढ़ रहा, देखिए अब ये बाहर 900 वाला दिख गया। अब फिर वही नौबत आ गई और फिर ये वाटर बाहर चलेगा। ये देखिए वाटर फिर आया, कब तक जाएगा, जब तक अंदर वाला 900 नहीं आ जाता। फिर आगे बढ़ा तो 1200 वाला दिख गया, बाहर पानी और कम है, अंदर इसके पास 600 वाला 900 वाला फिल्ट्रेट चल रहा है। यहाँ अंदर वाटर ज्यादा है क्योंकि 900 है और ये 1200 में वाटर कम होगा, फिर वाटर निकलेगा और यहाँ तक आते आते इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 1200 पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये वाटर यहाँ से भी निकल गया, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये 1200 चलेगा। तो एक चीज देख रहे होंगे, जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आता है वैसे वैसे इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बाहर सिस्टम लगा है। अगर ये नहीं होता
तो पानी यहां से निकलता नहीं, गौर कर लीजिएगा, वाटर यहां से नहीं निकलता। सोचिए अगर ये 600 होता, यहां भी 600 होता, यहां भी, तो यहां तो वाटर निकल जाता लेकिन आगे फिर नहीं निकलता। या अगर 300 होता तो उल्टा ये हो जाता, वाटर यहां से यहां भाग जाता। ये ग्रेडियंट बना है ना ये, किसमें, इंटरस्टिशियम में, इसलिए है। अब ये फिल्ट्रेट जब ऊपर गया है तो यहाँ क्या होगा, ये वाली आर्म असेंडिंग है, असेंडिंग आर्म में वाटर के लिए इम्परमेबल है, ये नमक के लिए परमेबल होती है, यहाँ से नमक निकल सकता है। तो यहाँ है 1200, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 1200। 1200 वाला जब ऊपर जाएगा तो सेम कहानी, उसको बाहर 900 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए 900 ऊपर है, ये संग इसी लाइन में जब आप बढ़िए तो यहाँ 1200 बाहर और ऊपर क्या 900 है, ऊपर 600 है, ऊपर यहाँ 600, यहाँ है, यहाँ 600 और यहाँ क्या है 900 और यहाँ क्या है वो 1200 रहेगा। अरे यार 1200, तो जब 1200 है तो वाटर नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ये 1200 वाला फ्लूइड ऊपर बढ़ रहा है, 900 वाला बाहर है, बाहर का मतलब वो इंटरस्टिशियम, तो पानी की मात्रा फिर कहाँ ज्यादा हुई, बाहर, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन गाढ़ा है, यहां से पानी बाहर निकलना चाहिए लेकिन पानी नहीं जाता है क्योंकि वाटर के लिए इम्परमेबल है, पानी नहीं जा सकता यहां से। तो क्या मैंने बताया, अगर सॉल्यूशन पतला करना है तो पानी यहां से वाटर नहीं जा पा रहा है, यहां से वाटर, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसको पतला करना है तो या तो पानी मिलाइए उसमें, तो पानी नहीं मिला सकते तो नमक को बाहर करिए उसमें से। इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, पतला करना है, यहाँ वाटर मिल नहीं सकता बाहर से, इसमें से नमक को बाहर करना पड़ेगा, तो यहाँ से NaCl को बाहर कर जाता है। देखिए NaCl के लिए परमेबल है ना, आ रहा समझ में, ये NaCl बाहर निकल गया। क्यों निकल रहा, देखिए क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ 600 कब तक जाएगा, जब तक ये इसका 600 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आते आते ये 600 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 600 इसकी ऑस्मोलैरिटी पहुंच जाएगी क्योंकि बाहर 600 है, समझ में आया। ये ऊपर जाएगा, इसके साथ क्या होगा जानते हैं, ये DCT है। DCT में क्या कहानी होती है, DCT में वाटर और सोडियम, लेकिन जरूरत पड़ने पर, तो याद रखिए यहाँ पर पूछा जाए क्वेश्चन तो ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 200। ये बुक का डाटा है कि DCT में ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, ऑस्मोलैरिटी 200 रहती है। अगर 100 लिखा रहेगा वो भी सही है क्योंकि बुक में 200 लिखा है, आप बहुत सी जगह पढ़ेंगे 100 लिखा रहता है, ठीक, तो 100 वाला भी आंसर सही है, नोट कर लीजिएगा। 100 आता है, 200 नहीं है तो 100 भी माना जाता है। DCT में ऑस्मोलैरिटी 200 या 100 हो जाती है। क्यों 200 हो गया, कारण समझते हैं, यहाँ से नमक को और बाहर किया जा रहा है भाई। आप गौर करिए DCT में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को यहाँ से खींचता है ना, तो नमक जब बाहर किया जाएगा तो सॉल्यूशन पतला हो जाएगा। पानी तो उसके बाहर हो रहा है लेकिन जितना नमक बाहर होता है उसके मुकाबले पानी नहीं जाता है, इसीलिए 200 आ जाता है, ठीक है। 200 वाला यहाँ जब बढ़ेगा आगे कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ इसके साथ क्या होता है, वाटर को बाहर किया जाता है, ये आपको पता होगा। तो जब 200 वाले से पानी को बाहर किया जा रहा है तो बताइए, किसी सॉल्यूशन से पानी बाहर कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। तो ये 200 वाला जब यहाँ रहेगा तो 300, 400, 500, 600, 800, 900, 10, 1200, लास्ट में जाकर के 1200 को पहुंच जाएगा। यही तो पूछा ना बुक में कि फाइनल ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाती है यूरिन की, 1200। क्यों, क्योंकि यहाँ से नमक बाहर किया जा रहा है, सॉरी वाटर बाहर किया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजों को लिख लीजिए, ये तो हो गया, अभी ये आधा हुआ है। अब देखिए ये काउंटर करंट समझ में आया, यहाँ नीचे चल रहा है और यहाँ ऊपर, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है फिल्ट्रेट की, हो रहा ना। इसमें कहानी क्या होती है, इसमें चूंकि ब्लड चलता है, क्या चलता है, ब्लड। ब्लड कहाँ से कहाँ आता है, ये देखिए ब्लड जो है यहाँ से नीचे जाएगा ना, जाएगा 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 और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसमें भी वही कहानी, यहाँ ब्लड नीचे तो यहाँ इसका ऊपर, एक आर्म में नीचे तो एक आर्म में ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। बताइए ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 300। अरे यहीं से तो ब्लड आएगा ना 300 वाला, PCT के बाद यहीं तो आएगा 300 वाला ब्लड, ठीक।
नीचे जैसे बढ़ते जाएंगे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान सुनिएगा, क्यों? ये बताइए, ये जो सोडियम क्लोराइड बाहर किया गया ये कहाँ चला जाएगा? ये सारा का सारा इंटरस्टिशियम में नहीं पड़ा रहेगा, ये इसका काफी हिस्सा कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। तो एरो लगाएंगे, ये यहां से ब्लड में जा रहा है, ठीक है। 300 हुआ और नमक को ऐड किया 400 और नमक 500, 600, 800, जितना नमक बढ़ेगा उतना ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा। ये देखिए, और लास्ट में जाकर के इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 1200। सेम जैसे यहां होता था वैसे इसमें चल रहा है। मतलब लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग आर्म से NaCl को खींच करके कहाँ मिलाया जा रहा है? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। अब 1200 हो गया, सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया। अगर यही 1200 वाला ब्लड आपके शरीर में चला जाए तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना, क्योंकि यही तो ब्लड आपके शरीर में रिटर्न होता है। तो ब्लड को फिर से नॉर्मल करना है कि नहीं करना है? ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया, नमक बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में, तो नमक को फिर से हटाया जाएगा। देखिए, तो ब्लड को, गाढ़े ब्लड को पतले करने का तरीका क्या है? या तो पानी मिलाइए उसमें, या तो उसमें से नमक को बाहर खींचिए। ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, ये पानी कहाँ जाएगा? वाटर, ये जाएगा असेंडिंग लिम्ब में और यहाँ चला गया, ठीक। जैसे जैसे वाटर ऐड होता चला जाएगा, 1200 से 1100, 1900, 800 पहुंच जाएगा, वो 300 कितना पहुंच जाएगा? तो आपके शरीर से 300 वाला ब्लड आया, 300 वाला ब्लड वापस हो गया, ब्लड में कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना। लेकिन यूरिन के साथ क्या हुआ? फिल्ट्रेट आया था 300 वाला, बढ़ करके 1200 वाला हो गया। समझ में आ रहा ना? तो जितना वाटर, जैसे यहाँ पर इसने जितना NaCl निकाला उसका काफी NaCl कहाँ चला गया? यहाँ। इसने जितना वाटर निकाला था उसका ज्यादातर वाटर कहाँ चला गया? यहाँ। समझ में आया? क्या रहा ना? अभी जो सवाल बुक में लिखा गया कुछ लाइनों को मैं बता दूंगा आपको, बस इसको एक बार और देख लीजिएगा, आप रिपीट करके एक बार जरूर देखिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, समझ में आ रहा है ना? एक बार जरूर देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन में आता हूँ उस पर, देखिए यहाँ तक हो गया। अब एक चीज समझिए, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से निकलेगा यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। सबको पता है यूरिया केवल और केवल यहां से रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। ये यूरिया कहाँ जाएगा? ये यहां नहीं पड़ा रहेगा बाहर सब, इसमें से यूरिया जो है वापस कहाँ चला जाएगा? आपके वासा रेक्टा में, सॉरी वासा रेक्टा नहीं, ये गलत हो गया, हट जाओ भाई। ये इसमें किसमें चला जाएगा? इसमें। ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का है, और यूरिया यहाँ से होता 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 वापस फिर यहाँ आएगा, ठीक। कुछ यूरिया चला जाएगा यूरिन में, कितना जाता है? 25 ग्राम एक दिन में। फिर कुछ यूरिया वापस यहीं से रिटर्न होकर के इसमें, मतलब ये देख रहे हैं, यहाँ से यूरिया कुछ आया यहाँ पर, कुछ यूरिया चला गया यूरिन में, तो वापस यहाँ से फिर यहाँ आया। ये चक्कर चल रहा ना, ये देखो जी, यूरिया भी घूम रहा है इतने एरिया में, घूम रहा ना। कारण जानते हैं यूरिया को क्यों रीअब्जॉर्ब कराया जाता है? क्या जरूरत है? हमारे किडनी जो है चाहे तो सारा यूरिया बाहर कर दे, क्या दिक्कत है यहाँ से वापस करके और फिर यहीं लेके आना। देखो जी, यहाँ ये तो समझ में आता है कि यहाँ से यूरिया जो है खींच करके ब्लड में मिला देना वो अलग कहानी है। यहाँ से यूरिया खींचा, कुछ यूरिया यहाँ बाहर पड़ा रह गया और कुछ यूरिया कहाँ चला गया? इसमें, और वापस फिर यहाँ आ गया। तो जब बाहर ही करना है तो ये यहाँ भेज करके फिर बाहर क्यों किया जा रहा है? कारण ये है कि यूरिया जितना यहाँ से निकलना चाहिए वो तो निकल जाता है, बाकी यूरिया को, बाकी जितना यूरिया बचा उसको वापस यहाँ भेजा जाएगा यहाँ पर, और फिर दोबारा यहाँ से होता हुआ जब यहाँ आएगा तो तभी तो बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ अगर यूरिया के 10 मॉलिक्यूल यहाँ आ रहे हैं तो उसमें से 2-3 बाहर किए जाएंगे, 8 अंदर किए जाएंगे, 8 में 2-4 यहाँ छोड़े जाएंगे, वापस 6 रिसाइकिल कराए जाएंगे, कुछ को वापस रिसाइकिल करें, क्योंकि यहाँ बाहर यूरिया थोड़ा सा बरकरार रखना है। अब सवाल पर आ जाइए, देखिए सवाल ये आता है, मैं इसको हटा दूं। देखिए पहला ये पूछा जाएगा, देखिए इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन रखता है? इंटरस्टिशियम समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये बाहर का इलाका ब्लैक वाला क्या है? इंटरस्टिशियम। इसमें हाई कंसेंट्रेशन 1200 नीचे है,
900 है, ये बरकरार क्यों रहती है? दो कारण, एक तो यूरिया, बाहर यूरिया, इसके द्वारा फेंका हुआ यूरिया सब इकट्ठा रहता है बाहर, और दूसरा ये जो NaCl यहाँ से फेंका जा रहा है लगातार, कुछ NaCl अंदर रहेगा, कुछ कहाँ चला जाएगा? ब्लड में, ठीक है। कुछ NaCl इंटरस्टिशियम में रह जाएगा और कुछ कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। तो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट ने जो निकाला, NaCl जो इसने निकाला, ये दोनों मिल करके इसकी ऑस्मोलैरिटी को बरकरार रखते हैं, क्योंकि बरकरार नहीं रहेगी 1200 है ना। ये सोचिए कहीं से पानी यहाँ ज्यादा, ये जो पानी देख रहे हैं ना, ये अगर ये यहाँ मिल गया तो 1200 से घट करके 600 पर आ जाएगा, तो फिर दोबारा आगे कैसे काम चलेगा? दोबारा वाटर कैसे निकाला जाएगा? वाटर को निकालने के लिए यहाँ 1200 होना जरूरी है, यहाँ 900 होना जरूरी है। तो ये हाई कंसंट्रेशन जो बाहर मेंटेन है उसका कारण है यूरिया और NaCl। तो आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। यूरिया एंड NaCl, यूरिया कहाँ से निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट से, फ्रॉम CD, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। NaCl फ्रॉम, असेंडिंग, ये भी पूछा था कि डिसेंडिंग की असेंडिंग? असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी किसका? ऑफ इंटरस्टिशियम का, इंटरस्टिशियम, ठीक है। आ रहा समझ में? एक चीज और समझ लीजिए, आपकी बुक में एक लाइन लिखा है, पढ़िएगा, लाइन ये लिखी गई होगी, ये देखिए, ये असेंडिंग लिम्ब देख रहे हैं ना, देख रहे हैं? मैंने बताया था किसी सॉल्यूशन को अगर पतला करना है तो ये जब ऊपर जा रहा है, यहाँ ब्लड कितने वाला आया? 1200 वाला आया ना। ये जब ऊपर जाएगा तो इसको 300 पर लेके आना ना। काम क्या करना है? यहाँ से पानी जो निकला था, वाटर इसने फेंका था, सारा वाटर मिलाते जाएंगे, पानी को मिलाइए तो सॉल्यूशन पतला हो रहा है। एक तरीका और है, आप NaCl को भी बाहर कर सकते हैं। तो एक कभी कभी उसमें लाइन लिखी है बुक में कि वासा रेक्टा की कौन सी आर्म ऐसी होती है जो NaCl को इंटरस्टिशियम में भेजने का काम करती? तो वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब, यहां से NaCl बाहर किया जाता है। या तो आप वाटर मिलाइए और या तो सॉल्यूट को बाहर करिए, सॉल्यूशन पतला करना। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये 3-4 आपकी लाइनें हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आ रहा है ना? बढ़ जाए, खत्म हो गया ये टॉपिक, यही अब कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन के बाद एक बस 5 मिनट का काम और देखिए। हीमोडायलिसिस देख लीजिए, आता है हीमोडायलिसिस क्या होती है। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, मतलब ये आर्टिफिशियल ब्लड प्यूरिफिकेशन है। अगर ब्लड को, किडनी जिसकी खराब हो जाती है उसके लिए डायलिसिस कराया जाता है, ठीक। उस तरीके को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। जो मशीन होती है उस मशीन का नाम क्या है? हीमोडायलाइजर। हीमोडायलाइजर जो बड़ी सी मशीन होती है जिससे क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह देते हैं। वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। समझ में आया? तो हीमोडायलिसिस ये किसके लिए है? ये आर्टिफिशियल ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। रीनल फेल्योर जब हो जाएगा, जब किडनी खराब होती है उसको बोलते हैं रीनल फेल्योर, ठीक। इसमें देखिए बहुत आसानी से, ये आपका हाथ हो गया, ये आपका हैंड है। जब हीमोडायलिसिस करते हैं, अच्छा एक चीज क्वेश्चन आता है वो समझ लीजिए। आर्टिफिशियल किडनी जो हम डायलिसिस कराते हैं और एक हमारी किडनी जो नॉर्मल है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों खून को साफ करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मशीन नहीं कर पाएगी, वो आपकी नेचुरल किडनी ही वो काम करेगी, वो काम आपकी मशीन नहीं कर पाएगी।
कहते नहीं डायलिसिस पे जो आ जाता है बहुत दिन तक नहीं जिंदा रहता है। कारण यह है कि ब्लड का फॉर्मेशन घट जाता है। आपकी किडनी ब्लड को बनाने में मदद करती है, और जब आर्टिफिशियल जब डायलिसिस से आप खून साफ कर पाएंगे तो वो काम जो डायलिसिस मशीन नहीं करती है। या तो ब्लड को लगातार चढ़ाते रहिए, और ब्लड को चढ़ाना बड़ा कठिन काम, ऐसे कॉस्टली है। डायलिसिस अपने आप में कॉस्टली टेक्निक है, ऊपर से खून चढ़वा रहे हैं वो भी कठिन काम, इसलिए पर्सन सर्वाइव नहीं करता अडॉप्ट। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये डायलिसिस में जो नॉर्मल किडनी है इसमें क्या डिफरेंस है, तो लिखेंगे हीमोडायलिसिस, डायलिसिस नॉट इन्वॉल्व, मतलब इससे क्या नहीं हो सकता है। हाँ, जो हमारी नेचुरल किडनी करेगी, लेकिन ये वो काम नहीं करेगी। पहली चीज जो है हीमोपाइसिस का काम नहीं होता है, हीमोपाइसिस ब्लड नहीं बना सकती है। हमारी किडनी ब्लड बनाने में मदद करती है, क्योंकि उससे एक हार्मोन बनता है, उसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है। दूसरा काम, आप जो खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में मिलता है ना, उसके एब्जॉर्प्शन में भी किडनी मध्य की किडनी का आप सब नॉर्मली यही जानते हो, हमारी किडनी खून साफ करती है केवल, इसके अलावा नहीं जानते ना। किडनी के काम क्या है, ब्लड को साफ करना, ब्लड बनाने में मदद करना। आपने जो खाना खाया उसमें से कैल्शियम को खींचने में मदद करती है किडनी, तो आर्टिफिशियल किडनी वो काम नहीं कर सकती। दूसरा काम समझिए, क्या चीज, एब्जॉर्प्शन, इसको नोट कर लेना सब लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये नहीं होगा इससे, फिर हीमोडायलिसिस से। ठीक है। ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा कि नहीं होगा बताइए। किडनी हमारी बीपी मेंटेन करती है ना, कैसे, ज्यादा पानी को यूरिन में भेज देगी, कम पानी है तो खींच करके बॉडी में ले आएगी, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, ऑस्मो रेगुलेशन कराती है। तो आर्टिफिशियल किडनी काम कर देती है। डायलिसिस जब कराते हैं तो खून को साफ तो करते हैं, और अगर आपके ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा है तो एक्सेस वाटर को मशीन ले लेती है, वो भी काम, तो ब्लड प्रेशर तो मेंटेन हो जाता है। ये दो काम नॉर्मल की ये किडनी नहीं करती, तो लिख लीजिएगा नॉट डन बाय हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से ये नहीं कर सकते हैं। समझ में दो काम बस। कैसे करते हैं, कुछ नहीं है। एक आप पहले समझिए, टैंक होता है, देखिए एक बड़ा सा टैंक होगा, इतना बड़ा, बहुत जल्दी से समझा रहा हूँ, इतना बड़ा टैंक होता ना। मशीन बहुत खूबसूरत होती है, पैसा लगता है ना डायलिसिस कराने में, तो पेशेंट जाता है तो मशीन भी खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी खासी मशीन होती है, VIP मशीन देखने को लगती है। ठीक, उस मशीन में होता क्या है, ट्यूब लगा होता है, कुछ नहीं होता। देखिए मशीन में अंदर होती है ट्यूब, पतली पतली, ये पतला पतला ट्यूब लगा हुआ है। ये ट्यूब किसकी बनी हुई है, सीलोफेन ट्यूब्स हैं, सेलोफेन है। सेलोफेन का मतलब सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का बना हुआ क्या है, ट्यूब लगा है, नलिकाएं हैं, देख रहे हैं ये देखो, ये सेलोफेन ट्यूब है। इसलिए कहते हैं पढ़ के आएगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो ऐसे देखते रहेंगे। ये केवल समझाने वाला डायग्राम है, ठीक है, ट्यूब है। ये सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब जानते हैं, सेलेक्टेड चीजों को अंदर बाहर करेंगे, तो ये हैं सेमी परमेबल, ठीक है। अब इसमें आपके ब्लड को भेजना है और साफ ब्लड यहां से, एक चीज, इसमें एक सॉल्यूशन भरा जाता है, सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यहां से सॉल्यूशन इन किया जा रहा है, ये है फ्रेश सॉल्यूशन, और कौन सा है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। मतलब डायलिसिस में जो मटेरियल, जो लिक्विड अंदर मशीन में रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, वो इसमें भेजेंगे। ठीक, और जब ये मशीन आपके खून को साफ करेगी तो कचरा तो अपने अंदर ले लेगी ना,
तो ये जो आपने सॉल्यूशन भेजा, ये कचड़े के साथ मिलेगा, सॉल्यूशन गंदा हो जाएगा ना। तो गंदे सॉल्यूशन को बाहर करने के लिए रास्ता ये है, यहां से क्या करते हैं, यूज्ड सॉल्यूशन को निकालते रहते हैं। देखिए ये है यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, मतलब यहां से सॉल्यूशन जो यूज हो गया उसको बाहर करिए, यहां से इन करिए, बस समझ में आ रहा है ना। अंदर सॉल्यूशन भरा है, मतलब फ्रेश सॉल्यूशन भेजिए और गंदा सॉल्यूशन बाहर करिए अशुद्धियों के साथ में। ठीक, ये आपका ये हाथ हो गया, यहाँ हाथ में आर्टरी भी होती है और वेन भी होती है। इस वाले ट्यूब को कनेक्ट करते हैं आर्टरी से। किससे कनेक्ट करेंगे, आर्टरी। ये आपका आर्टरी से हो गया, आर्टरी से ब्लड कहाँ भेजेंगे इसमें, मतलब एक इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड को निकालेंगे आर्टरी से और कहाँ भेजेंगे, मशीन में। और मशीन जब खून को साफ कर देगी तो उसका यहाँ से कहाँ जाएगा, वो आपके वेन में चला जाएगा। तो ये वेन में चला जाता है प्योर ब्लड, ये जाएगा आपके वेन में। ठीक, समझ में आ रहा ना। यहाँ एक चीज मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर आप मिलाएंगे हिपैरिन, क्योंकि हमको पता है अगर ब्लड को शरीर से बाहर किया जाता है तो ब्लड जमने का चांस होते हैं, जमेगा ही, मशीन में पहुंचते ब्लड जम जाएगा। उसको रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ेगा, हिपैरिन। तो हिपैरिन जब मिलाएंगे तो ब्लड जमेगा नहीं, ये एंटीकोगुलेंट है। आ रहा है यहाँ तक। जब ब्लड को वापस शरीर में भेजते हैं तो यहां पर मिलाते हैं एंटीहिपैरिन। एंटीहिपैरिन, एंटीहिपैरिन क्या करता है, ब्लड को जमने में मदद करता है। समझ में आया, ये ब्लड को जमने से रोकेगा, ये जमने में मदद करेगा। ठीक, आ रहा है। तो यही ब्लड जब अंदर जाएगा तो अंदर तो हिपैरिन है हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे शरीर में खून नहीं जमता ना, क्यों नहीं जमता बताओ, हिपैरिन है अंदर, वो खून को जमने नहीं देता है, जब कट लगेगा तभी वो जमेगा। तो ये आप एंटी हिपैरिन भेज रहे हैं अंदर, तो ये तो खून को जो है ये तो जमाने में मदद करता है ना, ये जमने से रोकता है और ये जमाने में मदद करता है। जब ये उल्टा इसको आप भेज दे रहे हैं अंदर, तो अंदर का खून तो धीरे धीरे जमना चाहिए। हाँ, इसलिए आपने जब ब्लड को बाहर किया था तो आपने मिलाया था एंटीकोगुलेंट में, मिलाया था ना। आपके ब्लड में ऑलरेडी हिपैरिन है, ध्यान सुनिएगा, आपके ब्लड में पहले से हिपैरिन है। हमने बाहर से हिपैरिन क्यों मिलाया, क्योंकि जो हिपैरिन है जो ब्लड में हमारे है, वो जैसे ही बाहर निकलता है तुरंत वो अब बाहर के कांटेक्ट में, क्योंकि जब सुई लगाएंगे निकालने के लिए ब्लड, तो कट तो लगेगा ही, और कट लगेगा तो तुरंत हिपैरिन इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए बाहर से हिपैरिन मिलाया जा रहा है। लेकिन जब हिपैरिन यहाँ अंदर भेजा जा रहा है तो इसी को न्यूट्रलाइज करना है ना, इसी हिपैरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हिपैरिन मिलाया जाता है। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो हिपैरिन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगी। आपके शरीर में हिपैरिन बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से बाहर से मिला रहे हैं खून आपके ब्लड में, और ये ब्लड जब आपके शरीर में भेजा जाएगा वापस तो हिपैरिन पहले से है और हिपैरिन आ गया, ज्यादा हो जाएगा ना। जितना आपने यहाँ मिलाया उसी को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, बस काम खत्म। बाहर का मामला बाहर सिलट गया, अंदर का अंदर है। समझ में आ रहा ना। इसीलिए एक्स्ट्रा ना हो कोई चीज, इसलिए यहाँ एंटी हिपैरिन मिलाकर इसको खत्म कर देते हैं। हमारा काम यही जो है क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बस इसी को करने के लिए मिलाते हैं। जैसे ब्लड यहाँ, अच्छा सॉल्यूशन में क्या भरा जाता है, इस टैंक में सॉल्यूशन यहाँ से भेज रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या रहेगा, ध्यान सुनिएगा। आपको जो चीज ब्लड में से निकालनी है वो चीज आप इसमें या तो ना रखिए या तो कम रखिए। जो चीज निकालना है, अब सोचिए क्या निकालने की जरूरत पड़ती है ब्लड में से, हमको ब्लड में से यूरिया की जरूरत पड़ती है, बाहर करने की पड़ती है ना, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या करना पड़ता है, अगर वाटर की मात्रा ज्यादा है तो पानी को भी तो बाहर किया जाता है ना, वाटर बाहर करना है। और क्या बाहर करना है, कुछ NaCl को बाहर किया जाता है, कुछ विटामिन को बाहर किया जाता है। और बताइए यूरिन में क्या क्या होता है, हाँ कुछ नाइट्रोजनस बेस्ड तो यूरिया हो गया, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है। इतनी चीजों को आपके ब्लड से निकालना जरूरी है।
ठीक। तो करना क्या है, इन बाहर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें, पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसमें आपके ब्लड में जो जो कुछ है वो सब मिला दीजिए उसमें। अब आप कहेंगे आरबीसी भी मिला दें, तो आरबीसी नहीं मिलाना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और बड़ी प्रोटीन्स, ये जहां से कभी निकलेगा नहीं, ये तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। वो ब्लड में है तो ब्लड में रहेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की खासियत यही है कि वो सेमी परमेबल है, हर चीज को बाहर नहीं जाने देगी। जैसे नेचुरली अभी तक आपने पढ़ा था ना कि ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और बड़ी प्रोटीन्स बाहर नहीं निकलते, सेम कहानी यहाँ है। क्या चीज निकलती है? प्लाज्मा। यहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के सेम हो, मतलब जो ब्लड में जो जो चीजें हैं वही सेम कंसंट्रेशन में यहां रख दीजिए, तो यहां से वो चीज बाहर नहीं जाएगी, आइसोटोनिक हो जाएगा ना। अगर मैं कहूं यहां में जितना फैट है उतना फैट बाहर कर दूं, जितना कार्बोहाइड्रेट अंदर है, ग्लूकोज उतना ग्लूकोज अगर बाहर रख दूं, तो क्या ग्लूकोज निकलेगा इसमें से? नहीं निकलेगा ना। जितना अमीनो एसिड अंदर है उतना अमीनो एसिड टैंक में भरने सॉल्यूशन में नहीं निकलेगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जो चीज आपको निकालनी है उसकी मात्रा ब्लड में जितनी है उससे या तो बाहर कम रखिए या तो नहीं रखिए। बाहर यूरिया नील कर दीजिए, सारा यूरिया खींच करके बाहर आ जाएगा। बाहर वाटर कम रखिए, अंदर से वाटर भाग करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आप हाइड्रोजन आयन कम कर दीजिए, कुछ हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर आ जाएंगे, होता है ना। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन प्लाज्मा के नियर अबाउट इक्विवेलेंट रखा जाता है। बस क्या डिफरेंस रखा जाता है, जो चीज निकालनी है उसको सॉल्यूशन में मत रखिए, नहीं तो निकलेगा नहीं ब्लड से। समझ में आया? खत्म हो गया यही, ठीक। हाँ बताओ जी। हाँ क्या चीज साफ करता है? ब्लड को? नहीं, एंटीकोगुलेंट है। एक चीज छूट गया, जब ब्लड को यहां से निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा, हेपेरिन में लाया, मशीन में जब ब्लड भेजा जाता है तो एक बीच में पंप लगा रहता है। पंप क्या करता है? प्रेशर के साथ मशीन में ब्लड को भेजेगा, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर तो होता है, सब जानते हैं आर्टरी में प्रेशर है, वही आर्टरी कट जाए तो खून ऐसे निकलेगा ना। लेकिन चूंकि मशीन में जब ब्लड को भेजना है तो मशीन में ट्यूब है, ट्यूब में प्रेशर हाई होना चाहिए तभी वो बाहर निकलेंगे। तो अच्छा खासा प्रेशर डेवलप कराने के लिए पंप बाहर से पंप करते हैं ब्लड को, ठीक है। हाँ, बॉडी में ब्लड साफ होकर जाएगा, और क्या। समझ में आया? देखिए जल्दी से टाइम बताइए। आज मैं वॉच नहीं लाऊं, टाइम कितना है? बहुत कम टाइम है। इसी कम टाइम में कितना बज रहा है टाइम एग्जैक्ट? आधा घंटा बाकी है ना, ठीक। आधे घंटे में देखिए 4-6 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। अरे आराम से ही, बिल्कुल आराम से। कहाँ गया जी ये यहीं से आप घर जाके सवाल कर लीजिएगा। बताइए। फ्रॉग में रीनल पोर्टल है, ये आपने उसमें पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन द एनिमल्स में। फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम इज वीनस कनेक्शन दैट एक्ट लिंक, किसके बीच में काम करता है? फ्रॉग के जो पैर होते हैं वहां से ब्लड भेजा जाता है पहले किडनी में। कहां भेजा जाता है? किडनी में। किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये आंसर सही है। समझ में आ रहा ना? ये बताइए इसमें से कौन सा डायग्राम पीसीटी का है, कौन सा डीसीटी? ये पीसीटी है, ये डी है, ये डी है। बताइए ये पीसीटी का डायग्राम है कि, और ये डीसीटी का? ये लाइन सही है जो ना? आप डायग्राम बुक में देखिएगा क्या क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, क्या मिलाया जा रहा है।
NaCl को यहां से बाहर किया जाता है, यहां NaCl एंट्री गलत, ये नहीं है, ये NaCl HCO3 H+, ये अमोनिया यहां पर है, यहां अमोनिया होना चाहिए। देखिए डायग्राम में इसमें अमोनिया लिखा कहीं, अमोनिया देखिए, ये वाला अमोनिया, ये एंट्री हो रहा ना, डायग्राम चेक करिए, सेम डायग्राम आपकी बुक में दिया है ना। ऊपर का एरो ये बता रहा है यहां से खींच करके ब्लड में मिला रहे हैं, नीचे का एरो ये बता रहा है कि सिक्रेशन हो रहा है, बाहर से सिक्रेट करके अंदर भेजा जा रहा है फिल्ट्रेट में। ये सही है। देखो जी, आंसर चेक करने में टाइम भी लग रहा है, हाँ जैसा कहिएगा, हमको दिक्कत नहीं है। बताइए, 2 स्टेटमेंट है। अभी ये कंसंट्रेट यूरिन वाला, ड्यू टू द काउंटर करंट नेफ्रॉन मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेड मेडुलरी, दोनों सही। एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब इसी लाइन से संबंधित ये काउंटर करंट जब पढ़ते हैं तो इसका जिक्र आता कि नहीं आता? आता है, ठीक है। काउंटर करंट अगर नहीं होता तो नीचे की साइड में 1200, 600, 900, 1200 नहीं बनता ग्रेडियंट, वो चलता है अपोजिट में तभी बनता है, ठीक है, सही है। ये बताइए, डिसेंडिंग, ये वाला डिसेंडिंग, इम्परमेबल वाटर, परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, गलत है पहला। सिंपल कॉलमनर एम्ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम डिक्रीज द सरफेस एरिया। पीसीटी में कॉलमनर होता है, क्यूबोडियल क्या होता है? क्यूबोडियल होता है कि क्यूबोडियल होता है, कॉलमनर नहीं होता है। ये भी रॉन्ग, वो भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है, दोनों, बोथ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कहाँ गया? टाइम लगाता है भैया, देख रहे हो टाइम लगता है इसमें, आंसर में भी हो गया रॉन्ग। और सही क्या है इसमें? डिसेंडिंग ठीक है, ऑलमोस्ट इम्परमेबल है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड, अच्छा पहला तो सही है ना, और जब जल्दी जल्दी में गलत किए, इम्परमेबल टू द, नहीं डिसेंडिंग गलत। देखिए ये क्यों बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है, ये सही तो है, दोनों फॉल्स है ना। तो जो दोनों फॉल्स है तब ये, अरे यहाँ लिख रहा है ये फॉल्स, यहाँ लिख रहा है ये फॉल्स, तो फॉल्स दोनों होने चाहिए, तो ये यहाँ गलत वो टिक कर दिया उसने, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। ये बताइए, सही बताना है आपको इसमें, जेजी नेफ्रॉन में कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी जानते हैं? 2 पिरामिड के बीच का जो हिस्सा मेडुला का पार्ट है, ये मेडुला में होता है। रीनल कार्पसल जक्स्ट्रा मेडुलरी रेफरेंस आउट नंबर करेक्ट। कितना, कौन सा सही बताओ जल्दी से? पहला रॉन्ग हुआ ना, ये जो आपके जेजी नेफ्रॉन लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी, तो जेजी नेफ्रॉन कॉलम ऑफ बर्टिनी में होते हैं भाई, दोनों होता है। हाँ, ये लूप ऑफ हेनले जो है थोड़ा ज्यादा डीपली होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले उसका ज्यादा डीपली जाता है। रीनल कार्पसल ऑफ नेफ्रॉन लाइज इन द, ये गलत है, नहीं, रीनल कार्पसल ऑफ द जेजी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द मेडुला के बाहर। रीनल कार्पसल का मतलब जानते हैं? वो जो ग्लोमेरुलस और जो कप है, दोनों को मिला करके रीनल कार्पसल या मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं। वो कॉर्टेक्स में होती है, मेडुला में नहीं होती है, चाहे जो नेफ्रॉन हो, दोनों नेफ्रॉन कहाँ रहती है? कॉर्टेक्स में थी, गलत हुआ। लूप ऑफ हेनले रन डीपली, ये सही है। रीनल मेडुला है ना, मेडुला का चाहे बाहर का हिस्सा चाहे अंदर है तो मेडुला ही ना। क्या मेडुला में होता कैप्सूल? नहीं होता ना, वो कॉर्टेक्स में रहता है, गलत है, ये सही है। जेजी नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आउट नंबर का मतलब ज्यादा से, कॉर्टिकल से ज्यादा होते हैं ना, कॉर्टिकल से कम होते हैं ना,
क्यों? 85% में अकेले कौन से हैं? कॉर्टिकल। 15% में जेजी नेफ्रॉन है। समझ में आ रहा है क्या सही हुआ है? एक तो कुछ चीजें इसमें कभी कभी ये देखिए, वही एक आपने देख लिया है, इसमें कौन सा सही किया इन्होंने? तो सी करेक्ट है, तो ये लाल क्यों कर दिया इसमें? अच्छा कोई बात नहीं, सेकंड देख लीजिए। सेकंड रॉन्ग है पूरी तरीके से, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से रॉन्ग है। और ये बोल रहा है जेजी नेफ्रॉन कॉलम बर्टनी में होता है, तो कॉलम ऑफ बर्टनी जानते हैं क्या होता है? कौन सा वाला? अच्छा ठीक है, जेजी नेफ्रॉन नॉट लोकेटेड इन द, हाँ तो मैं भी तो इनकरेक्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। रीनल कॉर्पसल जस्टमेंट लाइज इन द आउटर, अच्छा इनकरेक्ट, नॉट लोकेटेड द कॉलम बर्टनी रीनल कॉर्पसल एक्सटेंशन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टनी जो एक्चुअली में है क्या? रीनल वो कॉर्टेक्स का ही जो हिस्सा है जो मेडुला में जाता है वो कॉर्टेक्स का हिस्सा, इन्वेजिनेशन पार्ट है जो मेडुला में इंटर करता है, कॉर्टेक्स का पार्ट है वो। समझ में आ रहा ना? फिर से देख लीजिए, जे नेफ्रॉन लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी में कोई नेफ्रॉन होता ही नहीं एक्चुअली देखा जाए, या तो कॉर्टेक्स में मिलेगा या तो मेडुला में, वो बीच का खाली एरिया में कोई नेफ्रॉन नहीं होता ना। अरे भाई जो उस तरीके से आपको ये पिरामिड है, एक पिरामिड ये एक पिरामिड है, पिरामिड के बीच में कहीं होता नेफ्रॉन? नहीं, समझ में आया? बीच में नहीं है। ये आइए इस पर, assertion ascending lip impermeable to the water and allow transfer electrolyte actively or passively। ascending का मतलब ऊपर वाला, वर्टिकली, ठीक है, दोनों सही है। NaCl एक्टिवली भी जाता है, NaCl पैसिवली, नीचे की साइड में पैसिवली, ऊपर की साइड में एक्टिवली, बताया था मैंने, दोनों से। इन द डाइल्यूशन ऑफ द फिल्ट्रेट टेक्स टू द efflux इन द मेडुलरी फ्लूइड, डाइल्यूशन ऑफ द फिल्ट्रेट efflux ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये जानते हैं किस आर्म की बात हो रही है? इसी आर्म में आपको बताना है, असेंडिंग लिम्ब में ही बताना है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जाने पर क्या होता है? कंसंट्रेट, ऊपर जाने पर क्या होता है? डाइल्यूट। क्यों होता है? क्योंकि उसमें से नमक बाहर किया जाता है। तो डाइल्यूशन फिल्ट्रेट efflux, सब सही है यहाँ तक? efflux का मतलब बाहर जाना, क्या चीज? नमक। इन द मेडुला, ठीक है, मेडुला में तो जाता है नमक, और मेडुला से कहाँ भेजा जाता है वापस? वो ब्लड में। अब अगर गलत होगा तो ये लास्ट का वर्ड गलत होगा, अगर ये रॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में वो ब्लड में जाता है, ठीक है, पहले वो मेडुला में जाएगा देन ब्लड में। देखिए ये भी सही है और ये भी सही होना चाहिए, बोथ। अच्छा ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है? हाँ ठीक है, तो सही आंसर कहाँ है इसका? करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ इन ट्रू एंड सी वाला है। अच्छा ये पता नहीं क्यों एरर बता दे रहा है ये, ठीक है, जो भी होगा। ये बताइए, गोबलेट सेल जानते हैं क्या है? जो कफ बनाती हैं, नोज में जो कफ बनता है, कफ जिसको म्यूकस, तो यूनिसेलुलर है, ये सही है। ईयर वैक्स किससे बनता है? सेबेसियस ग्लैंड से, तेल ग्रंथियां, ठीक है, ये तेल ग्रंथियों से। एक्सोक्राइन है, ठीक, एक्सोक्राइन है ना, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन कोई मतलब नहीं है इसका, एक्सप्लेनेशन से लिखा भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आप देखिए वो बार बार बताएगा आंसर, आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक। ये बताइए, ये लगा लेंगे, इसको मैं बढ़ जा रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस लगानी है। पहले क्या होगा रेनिन वाले में? पहले जानते हैं क्या होगा? सोच के बताइए पहले क्या होगा। बताना ये है कि पहले ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, अगर आपके ब्लड में पानी की मात्रा कम हुई तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, तभी तो ये सिस्टम काम करेगा, रास तभी काम करेगा जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। देखिए खोजिए, कहीं लिखा है ना, फॉल इन द GFR। ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो जब कैप्सूल में ब्लड छनने के लिए जाता है तो धीरे धीरे छनता है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो चुका है। ब्लड पतला रहता है, जल्दी जल्दी छनता है, समझ में आ रहा ना? तो कैप्सूल में ब्लड छनता, अगर गाढ़ा रहेगा तो धीरे धीरे छनेगा, प्रेशर कम रहेगा, पहले ही आएगा।
गाढ़ा ब्लड हुआ ये हो जाएगा। वो तो लिखा जो मैंने बोला वो तो है ही नहीं है, तो उसकी जगह ये है। इसके बाद आप लगा लीजिएगा। इसके बाद जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, फिर वो बनेगा एंजियोटेंसिनोजिन, कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन में। समझ में आ रहा है? मिल जाएगा सभी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये चल नहीं रहा इसलिए वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है जी। खत्म नहीं हुआ होगा। नीचे तो आंसर सही दे रहा है ना। अगर नेट नहीं, इसका नेट से कोई लेन नेट होता है। अब खत्म हुआ है। तब वाईफाई से कैसे जुड़ता है जानते हैं? हाँ, वाईफाई तो चल ही रहा है, मोबाइल के वाईफाई से जोड़ने से क्या फायदा है? जल्दी चाह भी रहे थे क्यों? रुक जाइए, ट्राई करते हैं, परेशान मत होइए। मैं ट्रायल कर रहा हूँ, चलेगा चलेगा चलेगा। चलाओ जी, कोशिश करिए, देखिए कैसे चलेगा। अरे 10 मिनट में 2-4 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। कनेक्टेड हो गया, वाह। आ जाइए, देखिए चल गया। वाह भाई वाह, यही है ना? ये बताइए, 2 तरीके के नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल जस्टर, बेस्ड ऑन द देयर पोजीशन इन द कॉर्टेक्स और मेडुला। कौन सा कॉर्टेक्स में ज्यादा हिस्सा है, किसका मेडुला में ज्यादा हिस्सा है? ठीक है। ये जेजी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ फ्रेंडली, गलत है, लॉन्ग होता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। देखिए आप सही आया, बढ़िया नेट चल रहा है। देखो जी, ये मैच करा ले जाएंगे। टीनिया सोलियम किससे मैच करेगा? टीनिया सोलियम, बताओ जी। एफ्रीडिया कि फ्लेम सेल। अरे प्लेटी हेलमंथ, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? टीनिया सोलियम प्लेटी हेलमंथ फ्लेम सेल होती है। ज्वालाकोशिका। पैरामीशियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच में यूरिकोज ग्लैंड होती हैं। पेरिटिमा पोस्टमा में नेफ्रीडिया होता है। ठीक, हाँ ये मैच हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। ये बताइए, अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सीधे बढ़ते रहिए। पहला वाला सोच लीजिए, दिमाग में सोचिए थोड़ा सा। अगर आपके शरीर से खून की कमी हो गई है, बॉडी फ्लूइड लॉस हो चुका है, शरीर में कम हो गया बॉडी फ्लूइड, तो आपके जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे कि ऑन हो जाएंगे? शरीर में पानी की मात्रा घटना, शरीर के खून का आयतन घटना, बात एक ही है। शरीर से ब्लड का लॉस होने में भी ब्लड का आयतन घटता है। ठीक, तो ब्लड गाढ़ा हो, एक तरीके से आप समझिए कि क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ज्यादा हो जाएगी। तो ऑस्मो रिसेप्टर जाग जाने चाहिए। जो हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर है ना, वो जाग जाएंगे तुरंत। वो पानी को ब्लड से बाहर यूरिन में नहीं भेजना चाहेंगे। किडनी क्या करेगी? तुरंत वाटर को खींच खींच करके ब्लड में मिलाएगी, यूरिन को गाढ़ा करेगी। ये सही है। स्विच ऑन होना चाहिए, गलत है। एडीएच फैसिलिटेटेड वाटर, ये सही है। एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, ये भी सही है। एडीएच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बताइए एडीएच अगर ज्यादा बनेगा तो बीपी बढ़ेगा? एडीएच की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है कि घटता है? बढ़ता है। अगर ब्लड में वाटर की मात्रा कम तो ब्लड प्रेशर कम, तो एडीएच ज्यादा बनेगा तो उस ब्लड प्रेशर को हाई करने की कोशिश करेगा, बढ़ाता है ब्लड प्रेशर। समझ में आ रहा ना? एडीएच डिक्रीज, जीएफआर घटाएगा कि नहीं घटाएगा? हाँ, देखिए ऐसे इसको सोचिए कि एडीएच कब बनता है? जब ब्लड में ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, पानी ब्लड में कम हो जाएगा, तो जीएफआर घटेगा। क्योंकि जब ब्लड किडनी में छनने के लिए आएगा, तो जब ब्लड गाढ़ा रहता है तो ब्लड धीरे धीरे छनता है, उस केस में बनता है एडीएच। ठीक है, तो एडीएच रिस्पॉन्सिबल है घटाने के लिए, जीएफआर नहीं। जीएफआर को बढ़ाता है। अरे घटे हुए जीएफआर को तो बढ़ाएगा बाद में।
ब्लड में जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, ब्लड पतला जीएफआर ज्यादा। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा। ये बताइए जल्दी से। अभी 10 मिनट है, अभी परेशान मत होइएगा, बताइए जल्दी से। एंजियोटेंसिन सेकंड जब बन जाएगा तो वो एड्रेनल ग्लैंड से बोलेगा एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज कराती हैं। हाँ, अरे यही तो बताया था ना कि एंजियोटेंसिन जब बनेगा तो वो जाएगा हाइपोथैलेमस पर, वो जाएगा हार्ट पर, वो जाएगा आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, एल्डोस्टेरोन बनेगा। सही, एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। यस, वाटर खींच करके ब्लड में मिलाएगा, पहले सोडियम साथ में वाटर बढ़ाएगा। एएनएफ चेक करेगा, ये भी सही है। एडीएच वैसोडाइलेशन नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान सुनिएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, हार्ट पे जाकर के ब्लड वेसल को सिकोड़ देगा, बीपी बढ़ा देगा। लेकिन एडीएच का कोई मतलब नहीं है डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन से, एएनएफ का तो है। वैसोप्रेशन रिलीज फ्रॉम द एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप क्या बोलते हैं? न्यूरो। ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ, एबीसी सही है, ठीक है, सही है ना? ठीक, टेस्ट सबको पता है ना, 17 तारीख को होगा और 17 तारीख को, ठीक, पढ़िएगा पूरा 1 चैप्टर से आएगा, एक चैप्टर से लेकर के उधर सेल चैप्टर और कौन सा वाला, सेल वाला चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्लड सर्कुलेशन, और ये 4 चैप्टर से 50%, बाकी उधर से 50%। हाँ, यहाँ तक जो आज चल रहा है यहाँ तक आएगा। इसके पहले ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया वो भी आएगा, इसके पहले पढ़ाया था मैंने ब्रीदिंग वाला चैप्टर वो भी आएगा, 3 ही, और एक सर ने पढ़ाया सेल चैप्टर वो भी आएगा। सेल डिवीजन नहीं आएगा, बायोमॉलिक्यूल नहीं। 4 चैप्टर से 50%, बाकी पूरा सिलेबस जो पिछला था उससे 50%। नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट बताइए, पैलेट कहाँ बनता है? पैलेट। और दिमाग में बर्ड्स और रेप्टाइल्स ध्यान रखिएगा, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, बर्ड इसमें वो है, रेप्टाइल और बर्ड में यूरिन पैलेट के रूप में बनता है, ये सही होगा, ठीक है। डायबिटीज किसी को है, कैसे पता लगेगा? तो उसको डायबिटीज है, यूरिन चेक करेंगे, अगर यूरिन में ग्लूकोज आया तो उसका मतलब डायबिटीज है। और ग्लूकोज के साथ साथ एक चीज और आती है, कीटोन बॉडी भी आती है। कीटोन बॉडी किससे बनता है? फैट के टूटने से, बताया था कारण, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो फैट टूटेगा, ठीक है, ये भी सही हो गया। ये बताइए, अच्छा, डायूरेसिस का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत ज्यादा टॉयलेट बनना, बार बार टॉयलेट जाना, टॉयलेट पतला होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डायूरेसिस। उसको रोकना है तो क्या करेंगे? तो यूरिन में पानी को कम भेजना पड़ेगा, यूरिन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा ना, एडीएच का काम लगेगा, एल्डोस्टेरोन का काम लगेगा ना। जहां दिया डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द रेनिन, जेजी सेल से अगर सिक्रीशन रेनिन घट जाएगा तब तो एल्डोस्टेरोन कम बनेगा, तब तो और ज्यादा टॉयलेट पतला, ये गलत। मोर वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सही है, अंडर सिक्रीशन नहीं, अंडर नहीं, अगर ये एडीएच का सिक्रीशन घटेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन मोर नहीं होगा, कम होगा, यहाँ उल्टा कर दिया इसने। मोर वाटर एब्जॉर्ब कब होगा? जब ओवर सिक्रीशन एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा तभी वाटर होगा, तो इस केस में एडीएच ज्यादा बनना चाहिए, ये गलत। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एनए, ये सही है, ये गलत है। एएनएफ वैसोडाइलेशन कराता है। 2019 तक पहुंच गए, बताइए इसको।
अभी बताया यूरिन गाढ़ा करना है, क्या करना पड़ेगा? इससे कोई लेने देना नहीं है, ये ब्लड बनाने में मदद करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग द GFR, which of the following responsible for formation of the concentrated hydrostatic pressure GF? देखिए पहला तो गलत है, समझ में आया? ठीक, ये कह रहा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जी, जब ग्लोमेरुलस कप में ब्लड फिल्टर होता है उस समय ब्लड में प्रेशर क्या है पानी का, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मायने रखता है। अगर ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा हुई तो GFR बढ़ेगा, वाटर कम हुआ GFR घटेगा। तो अगर वाटर की मात्रा कम या ज्यादा है, इससे भी लेना देना है किसका, यूरिन गाढ़ा बनेगा कि पतला। समझ में आ रहा ना? ठीक, ये सही होना चाहिए। लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक, अगर एडीएच कम बनेगा तो यूरिन, एडीएच ज्यादा बनता है तो यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, एडीएच कम बनता है तो यूरिन डाइल्यूट होता है। एडीएच कम बनेगा, यूरिन गाढ़ा नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ये गलत। मेंटेनिंग द हाइपोस्मोलिटी टुवर्ड्स द इंटरमिशन किडनी, ये कह रहे हैं कि किडनी में अगर हाइपोस्मोलिटी को मेंटेन रखा जाए तो हम यूरिन को गाढ़ा कर सकते हैं, ये सही है। अभी तो यही पढ़ रहे थे ना, मेडुला में अगर 600 900 1200 अगर मेंटेन कर दिया जाए तो यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सकता है, होता ना, तभी तो काउंटर करेंट काम करेगा। समझ में आ रहा ना? वो लास्ट वाला सही है, सेकंड वाले पे थोड़ा डाउट में है। देखिए हम बहुत नहीं इसमें कह सकते हैं, लास्ट वाला तो जो कि एकदम क्लियर कट आंसर सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग द, अब ये नहीं कह रहा है कि कम है कि ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन यूरिन, बहुत मायने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पर नहीं है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म से ही यूरिन गाढ़ा होता है, इतना आपने पढ़ रखा होता ना, कंसंट्रेट किया था। काउंटर करंट मैकेनिज्म में मेन रोल तो इसी का है, मेन रोल तो चेक कर लेते हैं, देखो जी मेन रोल इसी का है। समझ में आया? तब दो में आपको डाउट लग रहा है, जो आंसर बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट सही है उसको सही किया था, इसमें अधूरा है, इसमें कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा आगे क्या है, कि कम है GFR की ज्यादा, कुछ नहीं बता रहा ना, इसीलिए आप नहीं कह सकते इस पर। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद में छोड़ रहा हूं। हाँ तो लास्ट वाला बता दो क्वेश्चन, ये लास्ट वाला तो बता दीजिए कम से कम, यही लास्ट बताइए। तुम्हारी बात फास्ट चल रही है लग रहा है, टाइम भी ऑनलाइन चलता है, ये किसी के मोबाइल में टाइम कम ज्यादा तो होता नहीं है, तो कैसे हो गया? चेक करो, 28 हो रहा है अभी, चेक करिए 28 हो रहा है, तो कैसे करो टाइम पूरा हो गया, बताओ जी। आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन द, क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी से? नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे बॉडी में, तो हटा दिए जाएंगे। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन अगर ज्यादा है उसको एलिमिनेट नहीं कराया जाएगा, कराया जाएगा भाई, सब कुछ बाहर किया जाता है। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द GIT, आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा अगर आर्टिफिशियल किडनी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, किडनी हमारी जो काम करती है ना वो कैल्शियम को खींचती है, अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं तो कैल्शियम वो नहीं इजीली एब्जॉर्ब होगा ना, घट जाएगा, समझ रहे हैं, घट जाएगा, क्योंकि नॉर्मल किडनी नहीं काम कर रही है, तो खींचने वाला तो कोई है ही नहीं है ना, ये थोड़ी ना खींचेगी। इसका ड्रॉबैक मैंने बता दिया है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करा पाएगा। रिड्यूस RBC प्रोडक्शन, ये भी सही है, खून कम बनेगा। नॉर्मल किडनी दो काम मेन करती है ना, खून बनाती है और साथ में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती है। आर्टिफिशियल किडनी दोनों काम नहीं करती है, दोनों में से ये दोनों आंसर सही होने चाहिए। आ रहा है ना समझ में? C and D करेक्ट, ठीक है, वही सही है, बाकी सब होगा आपकी बॉडी में। ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको भी मत करिए, ये आ जाइए, स्टेटमेंट वाला कहीं है कि नहीं है? मैच तो हो जाता, मैच में कुछ रखा नहीं है, सही बताना है आपको। डिसेंडिंग वाटर के लिए परमेबल सही, असेंडिंग परमेबल टू द, नहीं
इम्परमेबल, गलत। ये परमेबल है, ये भी गलत, दोनों में उल्टा किया गया है। डिसेंडिंग परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग परमेबल नहीं, असेंडिंग इम्परमेबल, ये सही है। ठीक, अगली बार कौन सा चैप्टर पढ़ के आएंगे? लोकोमोशन। समझ में आ रहा है? देखिए पढ़ाई बंद कर दो, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई लिखाई हिसाब किताब